जय हिंद बच्चों। कल 5 फरवरी को ज्योग्राफी का एग्जाम है, जिसके लिए आप लोग के लिए संभावित प्रश्न लेकर आए हैं और आप लोग मन लगाकर सभी प्रश्न को एक बार अच्छे से देख लेना है, जो कि आपका एग्जाम में सही तरीके से सभी प्रश्न लड़ सके। इसीलिए हम आप लोग के लिए प्रश्न VVI प्रश्न जो संभावित प्रश्न है लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियां क्या है? ग्रामीण बस्तियां क्या है? तो देखो बच्चों, ग्रामीण बस्तियां क्या है आप लोगों को देखिए पढ़ाया भी गया, और फिर भी हम आप लोग के लिए ऑनलाइन के माध्यम से लेकर भी आए हैं कि ग्रामीण बस्तियां क्या है। वे बस्तियां जो भूमि से सीधे तथा काफी नजदीकी से जुड़ी होती है, ग्रामीण बस्तियां कहलाती है। ग्राम किसान तथा खेतिहार मजदूरों की अधिकता वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ग्रामीण बस्तियां में जनसंख्या नगरों की अपेक्षा कम होती है और ग्रामीण घर अधिकतर स्थानीय सामग्री से बने होते हैं। ग्राम की अधिकतर जनसंख्या कृषि तथा पशुपालन आदि कार्यों में लगी रहती है। तो देखो बाबू, इसमें क्या है कि ग्रामीण बस्तियां में क्या क्या बताया जा रहा है कि किसान, खेतिहार, मजदूर, ये सभी की संख्या अधिक होता है, और ये सभी जो है अधिक होता है, और इन लोगों को शहर की अपेक्षा जो है गांव में जो भी घर है या जनसंख्या कम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देखो बच्चों, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव और प्राकृतिक के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। एलन सी सैंपल के अनुसार बताया गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का एक अध्ययन है। तो आप जान रहे हैं, ये भी प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आपके लिए संभावित प्रश्न है। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, जिसमें आपने देख रहे हैं कि मानव का संबंध प्राकृतिक से है। आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से लगे रहें और सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़कर बनाना है। अगला प्रश्न है आप लोगों को, तीसरा प्रश्न है, क्या आप प्रवास के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का नाम बता सकते हैं? क्या बता रहा है? क्या आप प्रवास के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक
परिणामों का नाम बता सकते हैं प्रवास? तो बताया जा रहा है, देखिए उत्तर में है कि सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्था में सुधार क्या करता है? अर्थव्यवस्था में सुधार तथा वृद्धि, प्रौद्योगिकी का पहुंचना। यदि बाहर से उच्च तकनीकी के लोग रोजगार के लिए आए सस्ता श्रम मिल जाता है। तो बाहर से अगर कोई लोग आए अपना रोजगार के लिए, तकनीकी के लिए, तो वो सस्ता में मजदूर मिल जाता है। इसी के बारे में प्रवास है क्या? जो अपना ही क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर के क्या कर रहे हैं? रोजगार कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, आप लोग जो है सही तरीके से प्रश्न को पढ़ लेना है। अगला प्रश्न आप लोग को आया है, मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं? मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं? जिसमें उत्तर है मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं एवं उनके उपलब्ध जीवन यापन। देखो बाबू, जीवन यापन बच्चों, जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तृत करने की प्रक्रिया है। मानव विकास मानविकी कुशलताओं एवं क्षमताओं के उन्नयन की प्रक्रिया है। मानव विकास सूचकांक की गणना के निम्न 3 सूचक के रूप में बताया जाता भी है। कितने सूचक के रूप में बताया जाता है? 3 सूचक के रूप में भी बताया जाता है। तो मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं एवं उनके उपलब्ध जीवन यापन की बात पहले करता है, और इसी से हम लोग को संबंधित यही संबंधित प्रश्न है जो कि मानव विकास के सूचकांक के प्रति में हमारे बहुत अधिक लोग पहले अपना जो है जीवन यापन के लिए करते हैं, और अपना जो भी है पूंजी स्टॉक भी करता है। अगला प्रश्न है, सस्य गहनता का अर्थ स्पष्ट करें। सस्य गहनता का अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर है, सस्य गहनता का अर्थ है कि एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में कई फसलें उगाना। उदाहरण के लिए एक किसान के पास मान लिया जाए 5 हेक्टेयर भूमि है, उसमें खरीफ की फसल काट लेने के बाद रबी की फसल 3 हेक्टेयर में बोता है, तो उस किसान ने 8 हेक्टेयर भूमि से फसल प्राप्त की। इसको निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है कि सहस्य गहनता कुल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र के बारे में पता चलता है। तो देखो बच्चों, गहनता क्या है कि एक ही खेत जो है और उसमें कई तरह के फसल लगाया जा रहा है। कभी खरीफ फसल लगाया गया, तो कभी रबी फसल, और कभी जो है ये सभी दोनों फसल लगा करके, एक ही खेत है कई फसल लगा करके अपना गहनता खेती करता है किसान भाइयों। तो अगला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तृतीय क्रियाकलाप क्या है? देखो बच्चों, लोगों को दी जाने वाली सेवाएं। देखो बच्चों, लोगों को क्या देने वाली? दी जाने वाली सेवाएं जो विनिर्माण से, विभिन्न अमूर्त सेवाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? विभिन्न अमूर्त सेवाओं से संबंधित है, तृतीय क्रियाकलाप कहलाती है। कौन सा क्रियाकलाप कहलाती है? तो तुम लोग जान रहे हो, तृतीय क्रियाकलाप कहलाती है। तृतीय क्रियाकलाप कहलाती है। इसमें कौन कौन आ जाता है? मिस्त्री आ जाता है, प्लम्बर आ जाता है,
प्लम्बर, डॉक्टर आते हैं, वकील, शिक्षक आदि की सेवाएं सम्मिलित है। तृतीय क्रियाकलापों में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। तृतीय क्रियाकलाप में वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। तृतीय क्रियाकलापों का मापन अप्रत्यक्ष तरीके से मजदूरी तथा वेतन के रूप में ही मापा जा सकता है। आपको कभी कभी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न दे दिया जाए, है ना, तो उस प्रश्न को जरूर बनाना है। ये तो हम सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता रहे हैं, उसमें आपका पूछ दिया जाए कि बताइए मिस्त्री कौन सा क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो आपको बेहिचक कौन सा क्रियाकलाप में लगा देना है, ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप में। आपसे पूछ दिया जाए डॉक्टर कौन सा क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। आपसे अगर पूछ दिया जाए वकील कौन सा क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। और शिक्षक तो आपके सामने भी है, शिक्षक कौन सा क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने तृतीय क्रियाकलाप के बारे में आपको बताएं। ये छठा प्रश्न है ना, छठा प्रश्न बता दिया गया आपको। और अच्छे से सभी प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से एकदम अस्थिर से आप लोग सुन करके देख करके कभी कभी रिवीजन भी कर लेना है। उसके बाद आपका तो सेकंड सिटिंग ही एग्जाम होता है, तो अच्छे से बढ़िया से एग्जाम देना है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। वह प्रश्न है, ये सब देखिए 5 नंबर में ये सब दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है। ये सभी दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है बच्चों। और अस्थिर से आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से बने रहना है। जिसमें प्रश्न पहले आप देख लीजिए, मानव विकास क्यों आवश्यक है, मानव विकास क्यों आवश्यक है। फिर इसके बाद क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए, क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, मानव विकास क्यों आवश्यक है। तो मानव का विकास के प्रति में यह प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें देखिए आपका उत्तर है पाल स्ट्रीटन के अनुसार निम्नलिखित कारणों से मानव विकास आवश्यक है। ये वैज्ञानिक के अनुसार कौन है, पाल स्ट्रीटन के अनुसार बताया गया है कि निम्नलिखित कारण है मानव के विकास के लिए। निम्नलिखित आवश्यकता है, विकास की सभी प्रक्रियाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय दशाओं को सुधारना है। मानव की जो दशा है उसे सुधारना है। पहला आपका कारण बन जाता है। दूसरा कारण क्या बनता है, तो देखो बच्चों पहला कारण क्या था, विकास की सभी प्रक्रियाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय दशाओं को सुधारना, पहला बनता है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या बनता है, मानव विकास उच्चतर उत्पादकता का साधन है। कुशल और सुपृष्ट श्रमिक अधिक उत्पादन करने में सहायक होते हैं। तीसरा कारण बनता है मानव विकास मानवीय प्रजनन की गति धीमी करके परिवार के आकार को छोटा करने में मदद करता है। चौथा कारण है बाबू, मानव विकास भौतिक पर्यावरण हितैषी भी है। मानव जो है भौतिक पर्यावरण का हितैषी भी है। बच्चों अगला आगे देखिए, अगला पॉइंट आपके लिए कारण बनता है 5, आपके लिए 5वां कारण में क्या आ रहा है, सुधरी मानवीय दशाओं तथा
घटी गरीबी मिलकर स्वस्थ तथा सभ्य समाज के निर्माण में योगदान करती है। छठा पॉइंट में आपका है कारण में कि मानव विकास सामाजिक अशांति को कम करने तथा राजनैतिक स्थिरता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। अतः मानव विकास की संकल्पना केवल अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित ना होकर मानव को संपूर्ण विकास से संबंधित है। ये UHTL डिटेल बुस्ट घुमाए आईना काटना समायोजित करना खड़ा क्षैतिज रद्द करना हो गया। देखो बच्चे, तो ये प्रश्न आपको थोड़ा दीर्घ उत्तरीय है तो बड़ा तो लगेगा ही, लेकिन एक बार अच्छे से आप बढ़िया से इसको पढ़ करके और अच्छे से पढ़ करके और अपना एग्जाम में अच्छे नंबर अच्छे अंक लाने के लिए हमें उत्साहित रहना है। माता पिता शिक्षकों को सभी को खुश भी रखना है, अच्छे नंबर लाना भी है। अगला प्रश्न है लिंग अनुपात किसे कहते हैं? इस क्या कहा जाता है? लिंगा अनुपात, है ना। ये क्या है? लिंगा अनुपात किसे कहते हैं? संसार में लिंगा अनुपात असंतुलित क्यों है? उपर्युक्त उदाहरणों सहित 4 कारणों की व्याख्या करें। कितने कारणों की? 4 कारणों की व्याख्या करें। तो देखिए इसमें आपको बताया जा रहा है कि जनसंख्या में स्त्री पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। किसको? महिला पुरुष की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। जैसे 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के यहाँ पर क्या है? अनुपात में जो बताया जा रहा है 1000 पुरुषों के पीछे केवल 933 स्त्रियां थी। संसार में लिंगानुपात असंतुलित होने के निम्नलिखित कारण है। इस संसार में जैसे हमारे देश हो, आप जानते हैं कि जनसंख्या में 2001 की जनगणना के अनुसार चीन था। जनसंख्या घनत्व में भी आप जानते हैं जनसंख्या में सबसे अधिक अगर कोई देश है वो चीन है 2001 के अनुसार, और भारत दूसरा नंबर पर था। 2011 के अनुसार भी चीन रहा और दूसरे स्थान पर भारत का था जनसंख्या अधिक। तो इसमें देखिए 4 कारण क्या बताया जा रहा है कि असंतुलित क्यों हो गया है लिंगानुपात, जिसमें 4 कारण में आपने पहला कारण में देख रहे हैं कि संसार में विकसित तथा विकासशील दोनों ही अर्थव्यवस्था में शिशु बालिका मृत्यु दर मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक है। शिशु बालिका, है ना, शिशु बालिका मृत्यु दर बालक मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक है। तो देखो शिशु में देखा जा रहा है, मतलब लड़की अगर है, लड़की को क्या है? मृत्यु दर अधिक बताया जा रहा है, और जो अगर लड़का है, जो बच्चे शिशु है वह लड़का है तो उसका मृत्यु दर कम बताया जाता है। दूसरा कारण में क्या है कि विकासशील देशों में 30 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं को प्रतिशत कम होता है। 30 वर्षों के बाद। और अगला इसी में कारण है बच्चों
देखो बच्चों, दूसरा कारण तो बता दिए, तीसरा कारण था विकासशील देशों में स्त्रियों को दूसरे दर्जे का स्थान दिया जाता है। विकासशील देश में जन्म के समय का यह प्रतिकूल लिंगानुपात 4 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाता है। कौन सा देश में? कहा जा रहा है कि विकासशील देशों में जन्म के समय का ही प्रतिकूल लिंगानुपात 4 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाता है। इसके कुछ इसके मुख्य कारण निम्नलिखित भी है। इसका भी कारण बनता है समाज में महिलाओं, तो इसका भी कारण बनता है 3 का, कि समाज में महिलाओं की गौण दशा। दूसरा में क्या बन जाता है? दूसरा में बालिकाओं के पालन पोषण में भेदभाव के कारण वे कुपोषण के शिकार हो जाता है। दूसरा में बन जाता है, इसका भी पॉइंट बन रहा है कि देखिए कुपोषण भेदभाव होता है। अगर एक ही घर में बेटा है और बेटी है तो देखते हैं बेटा लोग का ज्यादा चाहने लगता है और बेटियों को कम, क्योंकि उनको अनेक प्रकार के परेशानियों से डाला जा रहा है। आज हमारे सभी के लिए अधिकार है और सभी को पढ़ाना चाहिए। बच्चों के माता पिता को ही सोच होना चाहिए कि मेरा बेटा और बेटी सब मेरा ही संतान है। तो देखिए पालन पोषण के भेदभाव के कारण वे कुपोषण के शिकार होती है। अगला हम लोग का इसी में पॉइंट अभी है, आपका तीसरा पॉइंट है बाबू, प्रसव काल में महिलाओं मृत्यु दर में अधिकता। मृत्यु दर में क्या हो जाता है? अधिकता। देखिए इसका 3 कारण का 3 कारण पॉइंट बना। पहला आपका देखिए 1 नंबर, दूसरा नंबर है, तीसरा है। अब देखिए चौथा का कारण आ रहा है, महिलाओं के सभी आयु वर्गों में उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। आपका 5वां कारण में समाज और परिवार में लड़कों को प्राथमिकता मिलती है जबकि लड़कियों की अपेक्षा की जाती है। समाज और परिवार में लड़कों का देखते हैं, समाज में भी परिवार में सभी परिवार में लड़कों का अधिकार मिल रहा है। अगर बच्चे बेटा है तो कुछ कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटी अगर कहीं कुछ अगर बोली या कुछ काम की, कहीं अगर खड़ी भी है तो भाई उन पर आरोप लग रहा है। यह प्राथमिकता हमारे देश में, हमारे देश नहीं कहीं भी है, कोई संसार में ऐसा बात नहीं है। आपका प्रश्न है स्वेज नहर के महत्व का वर्णन करें। स्वेज नहर देखिए आप लोग पढ़े हैं स्वेज नहर के बारे में, बहुत अच्छे प्रश्न है जो आपको 2026 बिहार बोर्ड में संभावित प्रश्न है और हमेशा एकदम छपेगा। कल का 5 तारीख का जो है 5 फरवरी का एग्जाम एकदम छपेगा, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। जहां भी है खड़े होकर के बैठ करके या सो भी रहे तब पर भी मोबाइल को जरूर देखिए और अच्छे से एकदम मेहनत करना है। स्वेज नहर के महत्व का वर्णन करें। कहा जाता है यह नहर लाल सागर स्थित पोर्ट स्वेज को भूमध्य सागर स्थित पोर्ट साइद से मिलती है। कहा जाता है कि ये जो स्वेज नहर है किसको किसको जोड़ रही है? स्वेज नहर किसको किसको जोड़ रही है? तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर किसको किसको जोड़ रही है? देखिए ये मान लीजिए स्वेज नहर है, तो ये जो है लाल सागर है और ये इधर है भूमध्य सागर, तो दोनों को जोड़ने वाला है। तो कहा जाता है कि स्वेज नहर कौन कौन सा सागर को जोड़ रही है? तो लाल सागर और क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। आपका प्रश्न भी बन जाता है ऑब्जेक्टिव का। कहा जाता है कि यह इस नहर की कुल लंबाई कितना है? तो 163 किलोमीटर। आप लोग भी जरा इस 163 किलोमीटर इसको देख लेना है थोड़ा अच्छे से। 163 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त पोतश्रयों तक पहुंचने के लिए 11 किलोमीटर अतिरिक्त नहर बनाई जाती है। इसकी कम से कम गहराई जो है 17 मीटर और चौड़ाई जो है बाबू बच्चों 260 मीटर है। अब तक इसके फिर से 22 मीटर तक गहरा एवं
415 मीटर तक चौड़ा कर दिया गया है। इस मार्ग का विशेष महत्व इस बात पर है कि इस मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर ईंधन मिलता है। सभी जगह पर, विभिन्न क्या है? सभी जगह पर। इंडोनेशिया, चीन आदि में खनिज तेल और पश्चिमी एशिया व यूरोपीय देशों में खनिज तेल व जहाजों के मरम्मत की सुविधाएं हैं। जहाजों की सुविधा उपलब्ध है। जहाजों की क्या है? सुविधाएं। सुएज नहर हमारे एक बहुत अच्छा नहर माना जाता है, जो हमारे व्यापारी का केंद्र भी माना जाता है। उसे व्यापारी का केंद्र वाला नहर कहा जाता है, जहाँ बड़ी से बड़ी वाहन जो है एक जगह से दूसरे जगह आसानी तरीके से जो है इस नहर के माध्यम से या इस नहर के माध्यम से जो है अपना भारी से भारी वस्तु लेकर जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग के, सार्क आपने बहुत इनसे तो परिचित आप लोग पहले से भी हैं और एक बार देख भी लेना है। क्या है सार्क? आप जानते हैं सार्क का गठन कब हुआ? आप लोग जरूर बताइए, सार्क का गठन कब हुआ? तो आप जानते हैं 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। कब हुआ था बच्चों? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को सार्क का क्या हुआ था? स्थापना हुआ। सार्क का स्थापना हुआ। सार्क क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप जानते हैं नेपाल की राजधानी, नेपाल की राजधानी कहाँ? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। आप देखें अभी जो 3 फरवरी का जो एग्जाम हुआ राजनीतिक शास्त्र का, उसमें सार्क के बारे में बहुत सारे प्रश्न भी पूछा गया था। और आज आपका ये सब्जेक्टिव के माध्यम से फिर आपको हम दिखा रहे हैं और अच्छे से एक बार पढ़ भी लेना है। कहा जा रहा है कि सार्क का पूरा नाम और कह रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तब देख लीजिए। सार्क जिसको क्या है? SAARC, जिसे क्या कहा जाता है? सार्क को दाछेस। दूसरा नाम इसका क्या होता है? दाछेस। दाछेस का पूरा नाम देखिए, एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। यह दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय मतलब अंतरराष्ट्रीय पर साधनों से आपस में सहयोग करने की दशा में उठाया गया बड़ी कदम है। इसमें कुल कितने हैं देश? तो आप जान रहे हैं इसमें कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। इसमें कितने देश हैं? 8। इसमें कितने देश? 8 सदस्य देश हैं। इसका आरंभ देखिए, अभी हम आपको बताएं आरंभ मतलब क्या है? इनका शुरुआत। ये जो है मुख्यालय का इसका संगठन का जो शुरुआत हुआ 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय बनाया गया। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग के सामने, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। गुच्छित एवं बिखरी बस्तियां के बीच अंतर क्या है? गुच्छित एवं बिखरी बस्तियां। गुच्छित क्या है? जैसे अंगूर के गुच्छा आप देखें कितना रहता है उसमें सटा हुआ, और बिखरी क्या है? एक यहाँ है तो एक वहां है, एक वहां है, अलग अलग जैसा हो जाता है। तो यही बताया जा रहा है प्रश्न में। गुच्छित बस्तियां इस प्रकार के गांव में रहन सहन, सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों खलिहानों और चारागाह मतलब जानते हैं ना, पशुओं के लिए चारागाह से अलग होते हैं। बिखरी बस्तियां ये छोटे छोटे हैमलेट आकार के बड़े क्षेत्र पर दूर दूर बिखरे होते हैं। इन बस्तियां में कुछ ही घर होते हैं। अभी हमने बताएं
कि देखिए गुच्छित की बात में क्या है, पूरा लगता है कि सटा हुआ है सभी, लेकिन बिखरी हुई में क्या है, एक यहाँ घर है तो एक यहाँ घर है, एक यहाँ घर है, अलग अलग लगता है कि हम लोग का बस कहीं एक यहाँ घर मिलेगा, एक घर वहां मिलेगा, लेकिन गुच्छित में एक जगह मिलता है और सभी लोग जो है आपस में मिलजुल कर एक परिवार के जैसा रहता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है, कितना नंबर है, 12 नंबर प्रश्न है। भारत में जनसंख्या के आसमान वितरण के लिए जिम्मेदार 2 कारकों को लिखे। देखिए जनसंख्या के असमान, भारत में मतलब जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण लगता है बन रहा है। आप देख लीजिए भारत में जनसंख्या असमान वितरण के निम्नलिखित 2 कारण, कितने कारण मांग किया, 2 कारण। तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से 2 कारण हम दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा। 2 कारण है, आइए। समतल मैदान, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या गंगा और गोदावरी के समतल मैदान में अधिक है। कहा जा रहा है कि समतल मैदान, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या गंगा और गोदावरी के समतल मैदान में अधिक है, क्योंकि यह आवागमन के लिए सड़कें बनाना एवं खेती करना पठारी एवं पर्वतीय भाग की तुलना में आसान है। क्या है, आसान है। इसलिए मैदानी भाग की जनसंख्या अधिक, मैदानी भाग की जनसंख्या क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो दूसरे देखिए दूसरा में पहला कारण में क्या आ रहा था कि समतल मैदान भारत की सबसे अधिक जनसंख्या गंगा और गोदावरी के समतल मैदान में अधिक है, क्योंकि यह आवागमन के लिए सड़कों बनाना एवं खेती करना पठारी एवं पर्वतीय भाग की तुलना में आसान है ना, मैदानी भाग में आसान हो जाता है, इसलिए मैदानी भाग की जनसंख्या अधिक होती है। मैदानी भाग की जनसंख्या क्या हो जाती है, अधिक। ऐसे भी आप जान रहे हैं कि पर्वतों के अपेक्षा मैदानी भाग में ही लोग निवास करते हैं, पर्वतों पर कुछ ही भाग में जो है लोगों निवास करता है। दूसरा पॉइंट में इसका कारण क्या है बाबू, बच्चों जरा देखिए, जलवायु भारत के मध्य एवं दक्षिणी भाग की जलवायु समशीतोष्ण है, जिसमें इस भाग में अधिक जनसंख्या निवास करती है। देखिए कैसा, समशीतोष्ण के कारण यहाँ भी जनसंख्या हमारी क्या है, अधिक निवास करता है। कहाँ निवास करता है अधिक, समशीतोष्ण। अगला प्रश्न है बच्चों, पतन एवं पोताशय के बीच अंतर, पतन एवं पोताशय के बीच अंतर। तो देखो आपको ये प्रश्न नंबर कितना है, 13 प्रश्न नंबर है। पतन समुद्री तट पर जहाजों के ठहरने के स्थान होते हैं। पतन क्या होता है, पतन जो होता है बच्चों समुद्री तट पर जहाजों के ठहरने के स्थान, जो बड़े बड़े जहाज आता है क्या है, उसको रुकना भी जरूरी है ना, समुद्र के तट पर जहाजों के ठहरने का स्थान होते हैं। यहाँ पर सामान लादने उतारने की सुविधाएं भी होती है, जबकि पोताशय जो होता है, पोताशय समुद्र में जहाजों के प्रवेश करने का प्राकृतिक स्थान है। इसमें क्या है, प्राकृतिक स्थान है। यहाँ जहाज लहरों तथा तूफानों से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक पोताशय है ना, पोताश्रय जैसे मुंबई में, कृत्रिम पोताश्रय जैसे चेन्नई में, मुंबई में भी है चेन्नई में भी है। तो ये हमारी देखिए दोनों में बहुत अंतर, दोनों में जो है अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है कि समुद्र के तट पर जहाज जो रोका जा रहा है, और ये प्राकृतिक के द्वारा है, जो हमारे कृत्रिम के माध्यम से बताया। प्राकृतिक पोताश्रय अगर कोई है पोताश्रय, तो मुंबई को बोला जाता है, कृत्रिम पोताश्रय कहा जाता है किसे, चेन्नई। तो अगला प्रश्न है बच्चों, आप लोग को जल वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें।
आप लोग को 2026 बिहार बोर्ड संभावित प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं सभी प्रश्न जो है आपको पूछा हुआ प्रश्न है, और आपका कल बिहार बोर्ड के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम में भी छपेगा। आप लोग लगे रहें इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, वायु प्रदूषण, धूल, धुआं, गैस, गैसे आदि संदूषकों की वायु में अभिवृद्धि जो मनुष्यों को, जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। यहाँ जो है बताया जा रहा है कि वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण आप जानते हैं, चिमनी भट्ठे, कल कारखाने, छोटे बड़े वाहन, सभी से जो धुआं निकलता है, और वह धुआं क्या है, वायु वातावरण को हमारे क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। क्या करता है, प्रदूषित करता है। देखिए, वायु, उसे हम क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है, जैसे प्राकृतिक स्रोत, जैसे जलवायु, ज्वालामुखी, विस्फोटक, धूल, तूफान, आग आदि मानव कृत्य, जैसे उद्योग, अभी हमने जस्ट बताया, मोटर वाहन, ताप, बिजली, घर, शहरी कचरा, खदाने से निकलने वाली धूल जो है हमारे वायु को क्या कर देता है, प्रदूषण। वायु हमारे पर्यावरण को प्रदूषण करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है बच्चों, देखो 15 नंबर प्रश्न है, भारत की हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप जानते हैं हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ, आप लोग जो है बताइए कब हुआ। तो आप जानते हैं 1967 किनके द्वारा किया गया, तो आप जानते हैं एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। किस राज्य में प्रयोग किया गया, तो पंजाब। किस फसल पर प्रयोग किया गया था, हरित क्रांति में किस फसल पर जोर दिया गया, तो रबी फसल, गेहूं पर। तो अभी देखिए, हरित क्रांति के बारे में आपको बताया गया कि भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में गुणवत्ता, खाद्यान्न क्या है बाबू, हम लोग को जो भोजन करते हैं, है ना, ग्रहण करते हैं, खाद्यान्नों की गुणवत्ता में वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। ये हमारी बोलचाल की भाषा में। और आप लोग को हरित क्रांति के प्रथम चरण की शुरुआत आपको देखिए कब, 1967 में पंजाब और हरियाणा में लागू की गई। लेकिन कौन सा राज्य आपका, पंजाब, जहां प्रति हेक्टेयर गेहूं अधिक होता है, पंजाब और हरियाणा में लागू की गई। दूसरे चरण की शुरुआत में 1987 में, पहला चरण में आपका एम.एस. स्वामीनाथन जी के 1967 वाला, दूसरा चरण क्या है 1987 में की गई। प्रथम चरण में इसके निम्न मुख्य उद्देश्य थे। पहला नंबर में क्या है, भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन की व्यवस्था करना। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, जहां क्या चीज की व्यवस्था करना, भोजन, मनुष्य को भोजन अवश्य ही। तो दूसरा क्या बनता है आपका, भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाना। दूसरे चरणों में 1987 में इसके प्रमुख उद्देश्य है, क्या है, आत्मनिर्भर बनाना। खाद्यान्न के प्रति में, भोजन के प्रति में हमारे क्या है, आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए हमें अधिक वृद्धि जो है हरित क्रांति के लिए, जिसमें अगर कोई फसल पर अगर जोर दिया गया था, उसमें फसल का नाम क्या है, गेहूं फसल है। कौन सी गेहूं फसल है, एक गेहूं कैसी फसल है, तो रबी फसल है। कौन सा फसल है, रबी फसल। अगला प्रश्न है बच्चों,
तो देखिए उसी का भी देखो बच्चों, उसी प्रश्न का दूसरे चरण के बारे में है ना। दूसरे चरण के 1987 में इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। तो प्रमुख उद्देश्य में अपने देख रहे हैं कि चावल, मोटे अनाज पर अनाजों में के क्षेत्रफल में एवं उत्पादन में वृद्धि लगाना, दलहन एवं खाद्यान्न तेलों का उत्पादन करना, जिसके लिए इसके लिए आई मार्क का लगा हुआ, प्रादेशिक असमानता को प्रयोग में बढ़ाना। अगला पॉइंट में इसी में दिया है सूक्ष्म खेती कम करना, सूक्ष्म खेती को बढ़ावा देना, जैव उत्पादन के लिए प्रयोग में बढ़ावा लाना, सिंचाई एवं जल प्रबंधन में सुधार करना प्रमुख विशेषता है। प्रथम चरण में हरित क्रांति से गेहूं के बारे में देखिए, अभी हमने बता रहे थे ना, प्रश्न थोड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए आप लोग का इसे स्क्रीनशॉट कर लेना है ना। लेकिन इतना बड़ा आप लोग का एग्जाम में नहीं लिखना है, थोड़ा सा हम आप लोग को दिखाने के लिए हम इतना बड़ा जो है इसका आंसर दिखा रहे हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसके शॉर्ट करके लिखना भी है। गेहूं और चावल के उत्पादन में अधिक वृद्धि, जैसे गेहूं में देखिए कितना गुनी फायदा हुआ, 2.5 गुनी। धान में भी, हमारे मक्का में भी हुआ, 3.5 गुना इसमें हुआ। अधिक उपज देने वाले बीजों के संकर बीजों का उपयोग शुरुआत हुआ। आई के माध्यम से बताया जा रहा है। इसमें देखिए कि कृषि के नए और वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग हुआ है। बड़े पैमाने पर कृषि में उर्वरक को उपयोग किया गया। हरित क्रांति लाने में प्रमुख हमारे सबसे पहले क्या है, सिंचाई के लिए, और वो भी कौन सा राज्य में, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य योगदान है। आपको अच्छे से बनाना है हरित क्रांति। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए संभववाद क्या है। अगला प्रश्न क्या है, संभववाद क्या है। संभववाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्राकृतिक अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने के लिए उपयोग कर सकता है। मानव एवं पर्यावरण के परस्पर संबंधों में यह विचार मानव केंद्रित करता है। तो आप लोग जो है बढ़िया से प्रश्न को एक बार पढ़ करके संभववाद के बारे में भी बनाना है। और अगला प्रश्न आप लोग को है आधारभूत उद्योग क्या है ना, आधारभूत। तो यहाँ बताया जाता है लौह इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में औद्योगिकरण के द्वार खोल दिए हैं। क्या खोल दिए हैं, द्वार खोल दिए हैं। भारत जो है औद्योगिक विकास के लिए द्वार खोल दिए। लगभग सभी देशों में लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर रहता है। भारत किस पर, लोहा इस्पात, क्या, लोहा इस्पात पर निर्भर रहता है। लोहा इस्पात उद्योग में अन्य उद्योग के लिए मशीनी उपकरण तैयार होते हैं। इसके विभिन्न उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल है। जीवन का हर क्षेत्र लोहे से प्रभावित है, इसलिए यह उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है। तो जानते हैं बच्चों कि हमारे उद्योग के बारे में लोहा का बहुत बड़े योगदान है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आप लोग के 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। एकदम सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना है। अरे एकदम 5 फरवरी कल आप एकदम अच्छे से सभी क्वेश्चनों का
जवाब देकर आना है, ठीक है। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। उच्चतम है ना स्तर के लिए, इनमें और ज्ञान आधारित उद्योगों जो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती है। पंचम क्रिया जो है चतुर्थ क्रिया से जुड़ी हुई है, सेक्टर से जुड़ी होती है, में जुड़ी होती है। मैं सूक्ष्म कहा जाता है कि सूक्ष्म अंतर होता है पंचम क्रियाकलापों में वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान की विचारों की रचना के पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीय सेक्टर का एक है और उपविभाग है जो वरिष्ठ व्यवसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व तो व्यवसाय के बताए परामर्शदाताओं से इत्यादि की विशेषताओं और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होती है। उनकी संख्या से क्या होती है? अधिक होती है। अगला प्रश्न है कुटीर उद्योग। आप लोग कुटीर उद्योग और लघु उद्योग दाम छाप लीजिएगा ये सभी प्रश्न को अच्छे से, प्रश्न को एकदम छाप देना है। 2026 का सभी संभावित प्रश्न जो है वायरल प्रश्न है। कुटीर उद्योग मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं। कुटीर उद्योग मुख्यतः किसके सहयोग से? परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाया जाता है। कुटीर उद्योग में मानव के हाथों का प्रयोग होता है। कुटीर उद्योग जो होता है बच्चों, मानव जो है छोटे छोटे उद्योगों को अपने हाथों से प्रयोग करते हैं, अपने हाथों से ये प्रयोग करते हैं, है ना। और एक कौन सा उद्योग? कुटीर उद्योग में ये जो है मानव अपने छोटे छोटे अपने हाथों से प्रयोग करके अपना परिवार सदस्य में अपना काम चला लेता है। कुटीर उद्योग आगे कहता है कि कुटीर उद्योग में स्थानीय मांग की पूर्ति दृष्टि से परंपरागत वस्तुओं का उत्पादन होता है। कुटीर उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति सामान्यतः स्थानीय स्तर पर ही की जाती है। कुटीर उद्योग में तैयार माल के लिए बाजार स्थानीय होता है। लघु उद्योग, उसके बाद क्या है? लघु उद्योग। लघु उद्योग में क्या होता है? देखिए, कुटीर उद्योग में बच्चों अपने हाथों से जो है काम कर लेता है और वह अपने स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में या तो बाजार में भी ले जाकर बेचने का भी कार्य करता है। लेकिन वहीं पर है लघु उद्योग। तो लघु उद्योग में सामान्यतः श्रमिक का कार्य करते हैं। श्रमिक का कार्य करते हैं। लघु उद्योग में उत्पादन मशीनों द्वारा होता है। अभी बच्चों अपने देख लेते हैं कि इसमें जो है कुटीर उद्योग में क्या बोल रहा था? हाथों से क्या जाता है ना। किससे क्या जाता है? हाथों से। और हाथों से ही अपना परिवार के सदस्य सब मिलकर के जो है कुटीर उद्योग के बारे में, कुटीर उद्योग के जो भी हमारे वस्तुएं या जो भी उत्पादन किया जा रहा है या बनाया जा रहा है तो हाथों के माध्यम से। लेकिन यही दूसरी तरफ देखा जाए बच्चों तो यहाँ लघु उद्योग में क्या है? मशीनों के द्वारा इसका उत्पादन, मशीनों के द्वारा जो है उत्पादन किया जा रहा है, बनाया भी जा रहा है ना। लघु उद्योग में वस्तुओं को उत्पादन का एक बड़े क्षेत्र की मांग को पूरा करता है। लघु उद्योग में कच्चे माल की आपूर्ति, लघु उद्योग में कच्चे माल की आपूर्ति बाहर से आयाती माल द्वारा होती है। बाहर से भी मंगाया जाता है ना। लघु उद्योग में निर्मित माल का बाजार विस्तृत होता है, अर्थात वह दूरस्थ बाजारों में भेजा जाता है। बड़े बड़े क्षेत्रों में भी बड़े बड़े बाजार, बड़े बड़े जो है
नगरों में भी भेजा जाता है। लघु उद्योग में जो मशीनों के द्वारा वस्तु बनता है उसे बड़े बड़े नगरों में भी भेजा जाता है परिवहन के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आप देख रहे हैं प्रश्न है व्यापार, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है? कुटीर उद्योग व्यापार संतुलन है ना, ठीक है। व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है? जैसे व्यापारी कोई काम करना है तो संतुलित रह करके, यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों, व्यापार संतुलन में प्रत्येक देश कम या अधिक मात्रा में वस्तुओं का आयात और निर्यात करता है। वस्तु को अपना देश लाता है ना, आयात भी कर रहा है और निर्यात करता है। वस्तु ला भी रहा है और वस्तु यहाँ से भेज भी रहा है, आयात और निर्यात करता है। वस्तुओं के आयात निर्यात का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। जो वस्तु अगर भेजा, मान लिया जाए भारत यहाँ से क्या भेज रहा है, मसाला, मान लिया जाए अच्छे किस्म की चाय भेजता है, अच्छे किस्म, मान लिया जाए भारत क्या भेज रहा है, अच्छे किस्म की चाय भेज रहा है। तो भारत दूसरे देशों से क्या कर रहा है, हमें सोना हो गया या तो पेट्रोलियम है ना, ये सभी कच्चे वस्तुओं को भारत ला भी रहा है। और लेकिन अगर जो वस्तु आ रहा है या जा रहा है वह संतुलित तरीके से, उस पर कोई दिक्कत ना हो, आ रहा है जा रहा है, व्यापार अच्छे तरीके से होते रहना चाहिए। इसी को संतुलन बाजार व्यापार संतुलन कहा जा रहा है। तो कहा जाता है कि यदि किसी देशों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य से अधिक है, क्या बता रहा है कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य जो आने वाला आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य से अधिक है, तो वह अनुकूल व्यापार का संतुलन कहलाता है। व्यापार का क्या कहलाता है, संतुलन। आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य से, आयात की जाने वाले वस्तुओं के मूल्य से अधिक हो रहा है किसका मूल्य, निर्यात की जाने वाले, जबकि निर्यात की जाने वाले वस्तुओं की कीमत आयात की जाने वाले वस्तुओं के मूल्य से, आयात की जाने वाले वस्तुओं के मूल्य से कम हो तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन या विलोभ व्यापार संतुलन कहा दिया जाता है ना। क्या कहा दिया जाता है, विलोभ व्यापार संतुलन कहा दिया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, नगरीय बस्तियां किन रूप में मिलती है? नगर में जो बस्तियां मिलती है, अभी अपने ग्रामीण बस्तियां के बारे में देख रहे हैं, इस वीडियो में देख रहे थे। अब अगला अभी क्या आ गया, नगर के बारे में। तो देखो बच्चों, बताया जा रहा है कि नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों से, नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों से अपने कार्यों एवं स्वरूपों दोनों में ही विभिन्न होती है। दोनों में क्या होता है, विभिन्न होती है, मतलब अलग अलग होता है। ग्रामीण बस्तियां का मुख्य आधार कृषि होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, कृषि। जबकि नगरीय बस्तियां का आधार व्यवसाय या उद्योग अर्थात आर्थिक क्रियाकलाप प्रधान रूप में होता है। यहाँ क्या क्या हो जाता है, शहर में देखिए है ना, व्यवसाय भी है, उद्योग है, हमारी आर्थिक क्रियाकलाप, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ग्रामीण में क्या है, सिर्फ कृषि। क्या है, सिर्फ कृषि है ना, कृषि रहता है। नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोग को अपने भोजन और वस्त्रों के लिए अनाज और रेशे उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों को अपने भोजन और वस्त्रों के लिए अनाज और रेशे का उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये लोग इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए माल तौल करने, इनके खरीदने, बेचने और अन्य लोगों को लिखाने, पढ़ाने, राजकाज करने, राजकाज चलाने और इसी तरह के अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। अन्य कार्यों में क्या है, लगे रहते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों,
अब ज्यादा प्रश्न है ये है। देखो बच्चों, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखे, है ना। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखे। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत अंतर्विषयक है और यह सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास हुआ है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, है ना, ऐतिहासिक भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, व्यापारिक भूगोल और पर्यटन भूगोल। ये सभी क्या है? उप क्षेत्र, है ना। उप क्षेत्र, अपना क्षेत्र है, उप क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में, सभी अलग अलग क्षेत्रों के लिए होता है। और सभी क्या है? भूगोल। उद्योग भूगोल हो गया, पर्यटन भूगोल हो गया, ये सभी क्या है? मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है बच्चों, बेंगलुरु भारत का सिलिकन सिटी है। बेंगलुरु भारत का सिलिकन सिटी है। क्यों सिलिकन सिटी क्यों है? तो देखिए, बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, यह प्रदेश चेन्नई मुंबई मार्ग पर चेन्नई से बेंगलुरु तक विस्तृत है। यह सड़क एवं रेल यातायात के उत्तम साधन है। बेंगलुरु की जलवायु दक्षिणी भारत में सर्वोत्तम है। दक्षिणी भारत में क्या है? अधिक है। यहाँ पर समय समय पर भारत ने कई महत्वपूर्ण कारखाने भी खोले हैं। वर्तमान में बेंगलुरु दक्षिण भारत का कानपुर कहा जाता है। दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? कानपुर कहा जाता है। यह वायुयान, घड़ी, मशीनी और बड़ी बड़ी मशीनों, सूती, ऊनी, रेशमी एवं कृत्रिम रेशे के वस्त्र बनाने की बड़ी इकाइयां हैं। निकट ही रेल के बिना जोड़ के डिब्बे तथा डीजल इंजन बनाने का कारखाना स्थित है। वायुयान बनाने का देश का एकमात्र कारखाना भी यहीं स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ बिजली का सामान, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, बर्तन आदि भी इकाइयां विकसित हुई है। यहाँ के अधिकांश उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में है। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में है। बेंगलुरु में तेजी से औद्योगिक विकास का कारण अनुकूल स्थिति, उत्तम जलवायु, विकसित यातायात, जल विद्युत की सुलभता तथा कुशल एवं तकनीकी श्रमिकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए कहा जाता है भारत को सिलिकॉन सिटी। सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है बच्चों? बंगलौर को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी। अगला प्रश्न है, प्रवास से संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें। कितना? 3। तो देखो बच्चों, बस अब ज्यादा प्रश्न नहीं है, अकबकाना नहीं है, सभी प्रश्न को आप लोग पढ़ करके अपना एग्जाम में लिखना है। प्रतिकर्ष कारक पुश फैक्टर। प्रतिकर्ष कारक भी स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। बेरोजगारी, आजीविका के साधनों की कमी, कृषि से कम उत्पादन आदि के कारण भूखमरी आदि प्रमुख प्रतिकर्ष कारक है। क्या क्या है इसमें?
तो देखो बच्चों, बेरोजगारी है, आजीविका है, भूखमरी है। और दूसरा कारण में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर, है ना, कृषि पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण जीविकोपार्जन के साधनों की कमी के कारण लोग अच्छे स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। सही बात है। देखते हैं, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण हमारे क्या है, जीविकोपार्जन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र पर कितना निर्भर, कृषि पर भी दबाव पड़ रहा है, कृषि। तीसरा कारण क्या है, गांव में आजीविका प्राप्त नहीं कर पाने वाली जनसंख्या की गणना अधिशेष जनसंख्या के रूप में ही की जाती है। यहाँ जनसंख्या नगरों की ओर प्रवास करती है। किधर जा रहा है लोग, नगर की ओर जा रहा है। तीसरा कारण अपने एक पहला में देखे, दूसरा कारण हुआ, और तीसरा कारण में देख रहे हैं कि लोग क्या है, शहर की ओर प्रवास कर रहा है। प्रवास के संबंधित किन्हीं, यही है प्रवास, जो कि अपना क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र जा रहा है। किसके लिए जा रहा है, जीविकोपार्जन के लिए, है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, अब ज्यादा प्रश्न नहीं है, 2 प्रश्न और है, और जरूर है सभी प्रश्न को आप अच्छे से देखकर और कल होने वाले 5 फरवरी को होने वाले जो है एग्जाम, उसमें एकदम छापना है। और इससे कनेक्टेड अगर प्रश्न भी आता है, कोई दिक्कत, मान लिया पूछ दिया जाए जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो आप अच्छे तरीके से सभी प्रश्न को बनाना है आपको, है ना, अच्छे तरीके से आपको प्रश्नों को बनाना है। तो देखिए अभी प्रश्न क्या था, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं भारत में, इसकी संभावनाओं की चर्चा करें। अपारंपरिक, तो देखो बच्चों, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत सूर्य है, जिसे कहते हैं सौर ऊर्जा, पवन, ज्वार और लहरें, भूताप और जैविक उत्पादन, इनसे प्राप्त ऊर्जा को क्रमशः सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा कहते हैं। ये सभी ऊर्जा के सतत पोषणीय स्रोत है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है, नहीं हो सकते हैं, और इनका नवीकरणीय होता है। ये ऊर्जा स्रोत समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूलन है। इन स्रोतों का आरंभिक लागत अधिक होता है, किंतु इसके बावजूद ये अधिक टिकाऊ है, परिस्थिति की अनुकूल तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है, अपारंपरिक ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है, अपारंपरिक ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, अपारंपरिक ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या है, अपारंपरिक ऊर्जा। तरंग ऊर्जा क्या है, अपारंपरिक ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है, अपारंपरिक ऊर्जा, जो हमें एक बार प्रयोग करेंगे पुनः फिर भी प्रयोग कर सकते हैं, भविष्य में ये खत्म होने वाले नहीं है। हाँ, पारंपरिक ऊर्जा रहता गए तब उसका अलग हो जाता, लेकिन ये क्या है, अपारंपरिक ऊर्जा, है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, देखो इसको जरूर देखना है, अब खत्म भी हो गया है प्रश्न। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद आपको, बढ़िया से आपका दिन शुभ मंगलमय।